हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव सभ्यता की उत्पत्ति जब हुई तब पृथ्वी एक गोले के रूप में थी, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा है कि किस तरीके से ये पृथ्वी बहुत सारे हिस्सों में टूटी। पहले 2 हिस्सों में इसको तोड़ा गया और उसके बाद फिर ये टूटती है कुछ कॉन्टिनेंट, कुछ प्लेट्स में। उसमें से हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिसे आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के नाम से। पूरी दुनिया में ये जाना जाता है वाइट कॉन्टिनेंट, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका के लिए चिंताजनक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से मानव हस्तक्षेप की आप सीमा देखिए कि सब कुछ तहस नहस करके हमने रख दिया है। अंटार्कटिका जो हमसे बहुत दूर है वह भी परेशानियों से गुजर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ बच ही नहीं पा रहा है। आप अपने आसपास देखिए कि सब कुछ बदल गया है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी पड़ रही है, कभी भी कुछ हो रहा है। सब कुछ बदल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन के लालच के कारण। मानव इतना लालची हुआ कि पूरी प्रकृति का हमने मिसयूज किया और उसके कारण आज ढेर सारे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अपनी पूरी पृथ्वी है। इसमें ही सबसे नीचे आपको अंटार्कटिका दिखाई देगा। अगर मैं आपसे बात करूं अंटार्कटिका संधि के बारे में तो 1957 से 58 के बीच में दुनिया के सभी देश इकट्ठे हुए और इन्होंने 1959 में एक संधि बनाई जिसे आप लोग अंटार्कटिका संधि के नाम से जानते हैं। और इस पर 1961 में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। और इस अंटार्कटिका जो संधि का पर्पस था वो बड़ा क्लियर था कि अंटार्कटिका को हमको बचाना है। इसके अंतर्गत 60 डिग्री साउथ, जो 60 डिग्री साउथ है, इस 60 डिग्री साउथ के नीचे का पूरा हिस्सा क्या है? अंटार्कटिका है। और इसका यूज़ कोई भी देश अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करेगा। आप रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, दूसरी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ना तो कोई आर्मी बेस बना पाएंगे, ना ही कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएंगे, ना ही कुछ आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन उसके बावजूद ये खतरे में है और इतने खतरे में है कि पूरी दुनिया के लिए संकट यहाँ से पैदा हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पूरी खबर को। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले ही आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF एंड ऑल मिल जाती है, सारी कहानी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलती है। इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अंटार्कटिका संकट, बर्फ पारिस्थितिक तंत्र तेजी से अस्थिर। ये अंटार्कटिका की एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। ये बहुत संकट में है। ये देखिए, दरारें या टूटता हुआ या अस्थिर हमको दिखाई दे रहा है। पूरा अंटार्कटिका, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, सब कुछ इम्बैलेंस हो चुकी है, सब कुछ अस्थिर है। और अस्थिर होने के पीछे कारण क्या है? अस्थिर होने के पीछे कारण एक ही है, मानव का लालच। तो अंटार्कटिका या अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज इसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, इसका प्रभाव क्या होगा। देखो, जब भी हम लोग महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको मानव रहित महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मानव रहित महाद्वीप। मानव रहित महाद्वीप के साथ में इसी को आप लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और इसी को हम लोग चलता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। चलता हुआ क्यों? क्योंकि जो बर्फ है ये सर्दियों में बढ़ जाता है, गर्मियों में थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो ये मूविंग कॉन्टिनेंट भी यही कहलाता है, चलता हुआ महाद्वीप भी यही कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आप इसको और देख लीजिए, कुछ इस तरीके से विशालकाय आपको ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये कुछ पक्षियाँ, कुछ जैव विविधता की भी आपको दिखाई दे रही होगी। और हमारे कारण इसमें परेशानी हो चुकी है। यहाँ की पूरी जो जैव विविधता है ये खराब हो रही है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो भारत है, भारत का पहला अंटार्कटिका मिशन किस नाम से जाना गया था और कब उसको स्थापित किया गया था? आप इसके बारे में बताइएगा। अब हम लोग मेन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स
UNSW के वैज्ञानिकों द्वारा नेचर पत्रिका में प्रकाशित नए शोध के अनुसार आपसे कोई पूछ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा एक रिसर्च जारी की गई है जो कि नेचर पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया है। और नेचर पत्रिका में पब्लिश ये जो रिसर्च है ये कहती है कि अंटार्कटिका की बर्फ, महासागर और पारिस्थितिक तंत्र एक साथ और तेजी से अस्थिर हो रहे हैं। एक साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्ट हो रहा है, सिर्फ पिघल नहीं रहा है, सब कुछ बदल रहा है इसके मेल्ट होने से। इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया और विश्व के अन्य भागों पर भी गंभीर असर डालेगा। सर, ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, ये इसके नियर बाई हैं। तो सबसे पहले ग्लेशियर मेल्ट होने के या अंटार्कटिका के डिस्टर्ब होने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो ऑस्ट्रेलिया पे पड़ेगा। पानी का जो लेवल है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है, इसके कारण बारिश और मौसम में चेंजेस हो सकते हैं, इसके कारण कृषि पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, इसके कारण पूरी ह्यूमन मैनकाइंड के सामने एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है, क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा। तो रिसर्च किसके द्वारा पब्लिश की गई है आप बताएंगे, और इसका स्थिति क्या है? बहुत ही खराब है। नेगेटिव इम्पैक्ट हमको हर जगह देखने को मिल सकता है। पश्चिम अंटार्कटिक हिम चादर, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, ये वेस के नाम से जाना जाता है, WAIS। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वेस का पतन, कोलैप्स अब संचलन में है। यदि पूरी तरह ढह जाती है तो वैश्विक समुद्र स्तर में 3 मीटर से अधिक की वृद्धि संभव है। अगर 3 मीटर सी लेवल राइज होगा तो उसके बाद की स्थिति आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी भयावह स्थिति होगी कोस्टल शहरों पर। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ये तटीय शहरों पर निर्भर करती है। आप कोई भी बड़ा शहर उठा के देख लीजिए, चाहे वो मुंबई हो या आपका कोई भी दुनिया का शहर, ये सारे के सारे तटवर्ती शहर हैं। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर सी लेवल राइज होता है 3 मीटर तक तो ये तटवर्ती शहर हैं, ये डूब जाएंगे और पूरी इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर जाएगी। मतलब वही स्थिति हमको शायद फिर से देखने को मिलेगी जो अनुमान लगाए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन को लेकर। तो कितने मीटर तक जल का स्तर बढ़ जाएगा? इससे विश्व के तटीय शहरों और जनसंख्या को गंभीर खतरा होगा। अध्ययन की प्रमुख लेखिका डॉक्टर नेरिली अब्राहम ने कहा, यह परिवर्तन पीढ़ियों तक विनाशकारी परिणाम देगा। अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ स्थिति बिगड़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्थिति खराब होती चली जाएगी। दुनिया के सभी नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लड़ाइयां, टैरिफ वॉर, सर्वशक्तिमान, हेजेमनी, ये कब रहेगा? जब ये दुनिया रहेगी। अगर ये दुनिया नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। गांव का मुखिया बनने के लिए पहले गांव को बसाना पड़ेगा। अगर बर्बाद हो गया गांव, सब चले गए शहरों की ओर, तो किस काम के मुखिया हो? सेम कहानी यहाँ पर है। आपको अगर पूरी दुनिया का मुखिया बनना है तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनिए। क्लाइमेट चेंज को लेकर इनिशिएटिव लीजिए, वेपन्स के यूज़ को कम कीजिए, जंगलों को बचाइए, लड़ाइयाँ रोकिए और प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए काम कीजिए। आप ऑटोमेटिकली दुनिया के मुखिया बन जाएंगे। ये जो संकट है आज का नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिलेगा। क्या कहेंगी फ्यूचर जनरेशन? क्या हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है उपहार में? सिर्फ तबाही देकर गए हमको, कुछ और तो दे नहीं पाए। तो बहुत संकट हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। समुद्री बर्फ में गिरावट और दुष्चक्र। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ सी आइस में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। समुद्री बर्फ घटने से महासागर की सतह पर अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित होती है, जिससे तापमान और बढ़ता है। अगर बर्फ हट जाएगी तो सौर ऊर्जा और अवशोषित होगी, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर पूरी कहानी बदल जाएगी। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पूरा अंटार्कटिका आपका कोलैप्स कर जाएगा। ध्यान रखिएगा। फ्लोटिंग आइस शेल्फ लहरों से टूटने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगी। दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन की गहरी समुद्री परिसंचरण प्रणाली
वे कमज़ोर हो रही है, जो कि वैश्विक जलवायु तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये जो संचलन प्रणाली है ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे, सीजन को लेकर, मानसून को लेकर, रेनफॉल के पैटर्न को लेकर। तो पूछ सकता है कि कौन सा समुद्री परिसंचलन प्रणाली कमजोर पड़ रही है। आइस जो स्लीव्स हैं इनकी खतरा बढ़ रहा है। तापमान अवशोषण के क्या नुकसान हैं। किसी भी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और विश्व पर प्रभाव। UNSW के प्रोफेसर मैथ्यू इंग्लैंड के अनुसार अंटार्कटिका में होने वाले तीव्र बदलाव ऑस्ट्रेलिया की वर्षा प्रणाली, अगर ऑस्ट्रेलिया की वर्षा प्रणाली बदलेगी तो आप ध्यान रखिएगा जो भारत है इस भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हम इससे नहीं बच पाएंगे। समुद्र स्तर, अगर समुद्र स्तर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के जितने भी कोस्टल शहर हैं ये सब तबाह हो जाएंगे, जलवायु स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। यह परिवर्तन एलिनो, सदर्न ओसिलेशन, इंसो जैसी वैश्विक प्रणालियों को भी बाधित कर सकता है। अगर एलिनो इफेक्ट को बाधित किया या इंसो को बाधित किया तो एक बहुत बड़ा संकट हमको देखने को मिलेगा। भारत अपने आप में कृषि प्रधान देश है, वर्षा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हम इस बात को जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज है, हमें इस चैलेंज से लड़ना पड़ेगा, हमें इन परेशानियों को रोकना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर इसके समाधान क्या हो सकते हैं? जैसे अगर मैं इस टॉपिक को ब्रीफ करने की कोशिश करूं, समरी करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे हमको इतना समझ में आ रहा है कि जो अंटार्कटिका है इस अंटार्कटिका में खतरा है। देखो एक बात को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि अंटार्कटिका जो है ये बेसिकली हमारे अध्ययन के लिए एक सुरक्षित जगह है कि आप यहाँ पर जाइए, अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए और देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य क्या है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ये संकट में है। ये कैसा है सर? ये संकट में है। संकट में क्यों है? इसके पीछे कारण है जलवायु परिवर्तन। और अगर हमने जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका तो बहुत बड़ा संकट हमको देखने को मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण पूरा जो तंत्र है ये तंत्र खराब हो रहा है। नॉट ओनली अंटार्कटिका बट ऑल्सो दी ओशियन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। समाधान क्या हो सकता है सर? आप समाधान की बात कीजिए। देखो समाधान बहुत सारे हो सकते हैं। हमको पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है या सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हमको बनाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? आप बताएंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जलवायु परिवर्तन है, इस जलवायु परिवर्तन के समाधान हमको खोजने पड़ेंगे। समाधान क्या जलवायु परिवर्तन के समाधान हो सकते हैं सर? सबसे पहले पूरी दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाहिए। जो डेवलपिंग नेशन है और अनडेवलप्ड नेशन है इनकी मदद करना चाहिए डेवलप्ड नेशन को। जितना हो सकता है उतना कार्बन इमिशन को हम लोग कम करें। जो बॉर हैं इन बॉर को रोकें कैसे भी करके, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस इनके कारण होता है। और जो टैरिफ बॉर की या इकोनॉमी की लड़ाई चल रही है, इस इकोनॉमी की लड़ाई को हटाकर हमको ई पे शिफ्ट करना पड़ेगा, एनवायरमेंट पर। और पूरी दुनिया के देशों को एक साथ आके अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए अगले 10 से 15 सालों के लिए या अगले 30 ईयर्स के लिए, कि पूरे तरीके से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का हम समाधान करेंगे और उसके बाद ही किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। नहीं तो बहुत बड़ी तबाही एक दिन हमको देखने को मिलेगी। परेशानी क्या है, समाधान क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हुए आपके लिए सवाल है कि हाल ही चर्चा में रही वेस्ट अंटार्कटिका आइस शेल्फ का महत्व क्या है, आप बता दीजिएगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अंटार्कटिका में हो रहे तीव्र जलवायु परिवर्तन न केवल ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र बल्कि वैश्विक समुद्री एवं वायुमंडलीय संतुलन के लिए भी खतरा है। आप इनकी चर्चा करें, आपको इसके बारे में बताना है। ये हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे बैचेस हैं जैसे प्रतिज्ञा प्लस 2027 की सामान्य अध्ययन बैच है। आप जीएस लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। 2028 के लिए भी ये बैच अवेलेबल है, आप इसमें भी जीएस लाइव कोड का यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF एंड अपडेट ऑल मिल जाती हैं। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।